नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात पंजाब कांग्रेस की खला सुलझाने के लिए वज़ीर आला चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग 2 घंटे तक चली। हालांकि इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इतना ज़रूर है कि अब बड़े फैसले लेने के लिए तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। ये कमेटी कांग्रेस हाईकमान बनाएगी। ज़राए के मुताबिक इसमें नवजोत सिंह सिद्धू, CM चरणजीत चन्नी और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी मेंबर हो सकते हैं। इस कमेटी की हफ्ते में एक रोज़ मीटिंग होगी जिसमें हुकूमत के बड़े फैसलों को लेकर बातचीत होगी। इसके ज़रिए तंजीम और सरकार में टकराव को रोका जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में सबसे बड़ी पेंच DGP इकबाल प्रीत सहोता को हटाने को लेकर रहा। सिद्धू इसकी मांग पर अड़े रहे। हालांकि वज़ीर आला चन्नी ने इससे इनकार कर दिया। बेअदबी मामले में क्लीन चिट को लेकर तर्क दिया गया कि सहोता की जांच पूरी होने से पहले ही केस CBI को ट्रांसफ़र हो गया था। ऐसे में उन्होंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। इसके बाद तय हुआ था कि सहोता अभी वर्किंग DGP हैं। पंजाब हुकूमत UPSC को पैनल भेजेगी, वहाँ से भी जो फैसला होगा उसे मान लिया जाएगा। इस मीटिंग में एडवोकेट जनरल APS देओल को हटाने को लेकर सहमति बनती दिखाई दी, लेकिन आखिरी फैसला नहीं हुआ। अब ये फैसला लेने का इख्तियार कांग्रेस हाईकमान को दिया जाएगा। मुतनाज़ा मंत्री के बारे में भी हाईकमान ही फैसला करेगी। इस मीटिंग के बाद पहले CM चन्नी ऑब्जर्वर हरीश चौधरी के साथ पंजाब भवन से निकले। इसके बाद सिद्धू भी बिना कुछ कहे चले गए। कांग्रेस के बाकी MLAs और वुज़रा ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। इससे पहले जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की गई थी। इसके अलावा वज़ीर आला चन्नी ने 4 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। हालांकि इसका एजेंडा नहीं बताया गया। माना जा रहा है कि हाईकमान के 18 पॉइंट फॉर्मूले को लेकर सिद्धू ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। CM चन्नी ने पहले हर मंगल के रोज़ कैबिनेट की मीटिंग की बात कही थी। अब ये मीटिंग पीर के रोज़ बुला ली गई है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह ने जुमेरात के रोज़ कांग्रेस की मौजूदा हालत को लेकर पार्टी आला कमान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। उनमें से एक राहुल गांधी हैं। राहुल के पास कोई ओहदा भी नहीं है, लेकिन वो सभी मामलों में फ़ैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब ना तो कभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और ना कभी नेशनल एग्जीक्यूटिव बुलाई जाती है। राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला लिया, जिनका 52 साल का लंबा तजुर्बा रहा। कांग्रेस ने कैप्टन की जगह उस सिद्धू को जिम्मेदारी दे दी जो कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। अड़तालीस घंटे बाद दिल्ली से चंडीगढ़ लौटे पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CM चरणजीत सिंह चन्नी को नसीहत दी है। कैप्टन ने कहा कि मैंने अपने टर्म के दौरान कभी पार्टी सदर की हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं होने दी। 9.5 साल के टर्म के दौरान कभी पार्टी सदर ने हुकूमत चलाने में दखल नहीं दिया और ना ही मैंने सरबराह होते हुए ऐसा किया। हुकूमत में अफसरों के अपॉइंटमेंट का काम वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी का है, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू का। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन ने साफ किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही कांग्रेस में रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो वज़ीर दाखिला अमित शाह और NSA अजीत डोभाल से मिले। पिछले 4 साल में बॉर्डर पर हुई एक्टिविटी और सिक्योरिटी के लिहाज से इन सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ़ करवाया गया। इससे ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। इससे पहले जुमेरात की दोपहर को कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस से जारी बयान में कांग्रेस को एक डूबता जहाज़ बताया गया और कहा कि पार्टी में अहम कायदीन की कोई सुनवाई नहीं है। कैप्टन ने कहा कि उन्हें बेइज्जत किया गया और उन पर भरोसा नहीं किया गया। उनका कहना था कि वो इस्तीफ़ा देंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे। वो इस तरह की बेइज्जती सहने के आदी नहीं है। उनका उसूल उन्हें कांग्रेस में रहने की इजाज़त नहीं देता। द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात के रोज कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का यह बयान G23 कायदीन की जानिब से CWC की मांग के बाद आया। G23 कायदीन ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस की भी मांग की है।
गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी उन 23 अहम कायदीन में शामिल है जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में तंजीमी इंतखाबात करवाने की मांग की थी। इस ग्रुप के एक कायद जितिन प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में मौत के मामले में पुलिस की कारगुजारी पर शुरू से ही लीपापोती की कोशिश हो रही है। पहले तो पुलिस इसे कत्ल मानने को ही तैयार नहीं थी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में इंटरवीन किया तो 6 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अफसरों ने सीएम के हुक्म की परवाह न करते हुए एफआईआर में 3 पुलिस वालों को ही नामजद किया। 3 को अननोन बता दिया गया। जिन्हें नामजद किया उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, डीएम और एसएसपी मुतासिरा खानदान पर इस बात के लिए दबाव बनाते रहे हैं कि केस दर्ज होने पर 6 पुलिस एहलकारों का खानदान बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट कचहरी की लड़ाई लंबी चलती रहेगी, वो केस दर्ज ना कराएं। मरने वाले की बीवी ने पुलिस को दी तहरीर में 6 पुलिस एहलकारों को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हुए नामजद किया था। इनमें इंस्पेक्टर रामगढ़ताल, जैन सिंह, चौकी इंचार्ज फलमंडी अध्यक्ष मिश्रा, माफ कीजिएगा अक्षय मिश्रा, सब इंस्पेक्टर विजय यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जबकि तहरीर में नामजद किए गए सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, कांस्टेबल प्रशांत कुमार की जगह 3 अननोन पुलिस एहलकारों पर केस दर्ज किया गया है। मीनाक्षी ने बताया कि गोरखपुर जाते वक्त मनीष के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश था, लेकिन वाकई के बाद से अब तक ना ही उनके पैसों का कुछ पता चला और ना ही उनकी सोने की रिंग, पर्स और मोबाइल मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज से लाश लेकर कानपुर जाते वक्त हम लोग होटल पहुंचे तो हमारे कमरे में बेड के नीचे एक खून से सनी तौलिया मिली, उसे पुलिस को सुपुर्द किया गया। मीनाक्षी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस कत्ल से जुड़े सभी सबूत पहले ही मिटा चुकी है, लेकिन बेड के नीचे मिली खून से सनी टॉवल से मौत के राज खुल सकते हैं। सबसे गिनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। समाजवादी पार्टी सरबराह व साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने आज योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार सिर्फ आदाद इश्तिहारात में ही है, हकीकत में कुछ नहीं है। नौजवानों का मुस्तकबिल तारीकी में है। एसपी सरबराह ने छबरा माओ तहसील के सराय प्रयाग में कप्तान सिंह यूनिवर्सिटी अहाते में एसपी के फाउंडर मेंबर व साबिक जिला सदर कप्तान सिंह यादव की मूर्ति की निकाब कुशाई की और उसके बाद एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अपने मियादकार के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कामों को हम शुमार नहीं कराना चाहते। अब आप ही बताओ, जिन्होंने काम नहीं किया उनसे काम करने वालों का क्या मवाजना हो सकता है। सवाल यह है कि किसानों की आमदनी दुगनी हुई या नहीं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि उज्ज्वला स्कीम हकीकत में बुजला स्कीम है। बीजेपी का सबसे मकबूल तरीन काम बैतुल खला बनाना है। बैतुल खला बनाए तो इसका क्या काम हो रहा है सब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस हुकूमत में ना रोज़गार है, ना कारोबार, नौकरियां फ़रोख्त की जा रही हैं। बीजेपी वाले सब कुछ बेच रहे हैं, उनके हाथ में जो आएगा वही बिक जाएगा। मुनाफे वाली कंपनियां फरोख्त की जा रही हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले हर पल नया झूठ बोलते हैं। बीजेपी के लीडर ने बाहर जाकर कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत जिंदा है। क्या आप लोगों ने ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत इंतखाबात में जिंदा जमहूरियत को देखा है? ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत के इंतखाबात में पुलिस और डीएम ने लूटपाट की। आज झूठे मुकदमे में एसपी के लोगों पर आयद किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हर शख्स को प्राइवेट अस्पतालों जैसा इलाज देंगे और सरकारी अस्पतालों में तमाम दवाएं, टेस्ट, ऑपरेशन मुफ्त होंगे। केजरीवाल ने लुधियाना पंजाब में साफियों से कहा कि आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाई थी, लेकिन आज हुकूमत के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोगों ने हुकूमत का तमाशा बना दिया है। इख्तिदार के लिए गंदी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर कांग्रेस लीडर वज़ीर आला बनना चाहता है। आपस में ऐसी शदीद लड़ाई जारी है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर गायब है। अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं? तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है,
दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है, दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। दिल्ली में करके दिखाइए, झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे। कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, व्यापारियों के साथ मिलके हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी दे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र में एक मुअम्मर खातून ने इंतहाई दिलेरी के साथ चीते से लड़ते हुए उसे अपनी बैसाखी से मारकर भगा दिया। खातून की दिलेरी का ये वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। हमले से 55 साला निर्मला देवी सिंह अपने खानदान के साथ महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के अरे डेरी इलाके में रहती हैं। वो 29 सितंबर को शाम 7:47 पर अपने घर के सामने बैठी थी। इसी दौरान निर्मला देवी पर एक चीते ने हमला कर दिया, जिसमें वो मामूली जख्मी हो गई। ताहम दिलेरी के साथ चीते पर अपनी बैसाखी से हमला किया और जोर से चीख मारी, जिस पर घर के लोग बाहर की तरफ निकल गए और चीते के हमले में जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। निर्मला देवी के चेहरे और टांगों पर मामूली चोटें आईं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। गुजरात के जूनागढ़ में कुछ खवातीन ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से डैम में डूब रहे एक नौजवान की जान बचा ली। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जारी जोरदार बारिश की वजह से यहां का विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हो गया है। इसी के चलते डैम का खूबसूरत नज़ारा देखने टूरिस्टों की भीड़ जमा थी। इसी दौरान पट्टी से पैर फिसलने के चलते एक नौजवान डैम में जा गिरा। पास ही कुछ खवातीन भी खड़ी थी, जिनमें से एक ने फौरी अपना दुपट्टा नौजवान के पास फेंका। नौजवान ने दुपट्टा पकड़ लिया और इसके बाद खवातीन ने नौजवान को ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। गुजरात में समुद्री तूफान गुलाब के चलते सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। इसके चलते 1 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। राजस्थान के अलवर में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। यहाँ किराए पर रह रहे एक नौजवान के कमरे में गैस लीक होने से आग लग गई और तेज धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की एक पूरी दीवार करीब 50 फीट दूर जाकर गिरी। कमरे में मौजूद नौजवान भी लपटों से घिरा एक मंजिल नीचे गिर पड़ा। वो अपनी जान बचाने के लिए उसी हालत में खेत की जानिब भागा। धमाके की आवाज़ सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने नौजवान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे वाक़ये का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान कमरे में सो रहा 21 साल का खुशवेंदर गोपाल 70% जल गया था। कमरे की दीवार का एक हिस्सा भी धमाके से उड़ गया था, वहीं दूसरी दीवार भी गिरने की हालत में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर का इफ्तिताह किया। हुकूमत राजस्थान के साथ हुकूमत हिंद ने इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर कायम किया है। यह खुद इन्हिसार पेट्रोकेमिकल और उससे वाबस्ता सनतों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वक्फ है। ये नौजवानों को तकनीकी पेशावर बनाने के लिए तालीम फराहम करेगा। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 21 लाख से अधिक परिवारों को
पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर घर जल अभियान राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों के पैरों में जो सालों साल छाले पड़ते हैं, उन पर मरहम लगाने का एक छोटा पर ईमानदार प्रयास है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत के विकास को भी गति देता है। जब राजस्थान के लोगों को गरीब की, मध्यम वर्ग की सहूलियत बढ़ती है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो मुझे भी संतोष होता है। बीते 6-7 वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में गरीबों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 74 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 11,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने आज हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 42 साल की सर्विस के बाद आज रिटायर होने पर फिजाइया की कमान एयर चीफ मार्शल चौधरी को सौंपी, जिन्होंने चीन के साथ बहरान के दौरान लद्दाख सेक्टर की कमान संभाली थी। एयर चीफ मार्शल चौधरी दिसंबर 1982 में फिजाइया की जंगी टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने 1980 की दहाई में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए चलाई गई जंगी मुहिम और 1999 में कारगिल जंग में ऑपरेशन सफ़ेद सागर में हिस्सा लिया था। सुपुर्दोश होने वाले एयर चीफ ने रिटायरमेंट से कबल दारुल हुकूमत में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। पिछले एक साल में उन्होंने हर दिन 1002 करोड़ रुपए कमाए। इस वक्त उनकी जायदाद 5,05,000 करोड़ रुपए की है। एक साल पहले उनकी जायदाद 1,40,000 करोड़ रुपए की थी। हिंदुस्तान की सबसे अमीर फैमिली में मुकेश अंबानी का खानदान है। उन्होंने पिछले एक साल में हर दिन 163 करोड़ रुपए कमाए। उनकी जायदाद में 9% की बढ़त हुई है। उनकी जायदाद इस वक्त 7,18,000 करोड़ रुपए की है। अंबानी के मुकाबले में अडानी ने पिछले एक साल में रोजाना 6 गुना से ज़्यादा पैसे कमाए थे। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया के रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक गौतम अडानी की जायदाद एक साल में करीब 4 गुना बढ़ी है। 59 साल के अडानी इसी वजह से फिर एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बने हैं। इसी साल मई में वो एशिया में दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बने थे। हालांकि उनकी कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स की खबर से उनकी कंपनियों के शेयर्स में जून में भारी गिरावट आई थी। इससे अडानी की ज़ाती जायदाद भी घट गई थी। पिछले कुछ वक्त से अडानी के शेयर्स की कीमतें ऊपर जाने लगी हैं। अडानी ने अब तक दूसरे नंबर पर रहे चीन के झोंग शनशान को पीछे छोड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि जब गौतम अडानी और दुबई में रहने वाले उनके भाई विनोद अडानी दोनों IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में एक साथ टॉप 10 में आए हैं। उनके भाई एशिया में 8वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। वो पहले 12वें नंबर पर थे। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5,08,74 अफराद मुतासिर हुए। इसी दौरान 9,112 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजबूरी तादाद 23,42,40,846 हो गई, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 47,91,252 अफराद ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अब भी दुनिया भर में 1,84,01,543 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जो चारशंबे के रोज़ 18,870 नए केसेस से ज़्यादा हैं। दरिया असना चारशंबे को मुल्क में 65,34,306 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 88,34,70,578 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,529 नए केसेस की तस्दीक हुई है,
जिसकी वजह से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 3,37,99,880 हो गई है। दरिया असना मजीद 28,718 मरीजों के सेहतियाब होने से कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,30,14,898 हो गई। एक्टिव केसेस 5,500 कम होकर 2,77,020 रह गए हैं। वहीं मजीद 311 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,48,062 हो गई है। अब हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे। आज सुबह के आंकड़े मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 88 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। हमारा ये मानना है कि आज देर रात तक हम 89 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर देंगे। इनमें से 64 करोड़ से ज़्यादा डोजेज पहली डोज हैं और 23.70 करोड़ दूसरी डोज हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखें, श्रेणीवार क्या स्थिति है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स की श्रेणी है उसमें 99% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज मिल चुका है और जो फुल्ली प्रोटेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यानी जिन्हें दोनों डोज मिल गए हैं वो 85% हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को देखें तो 100% लोगों को पहला डोज मिला है और 82% फ्रंट लाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज प्राप्त हो गए हैं। 18 बरस से ऊपर की जनसंख्या में 69%, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, 69% of the population that is more than 18 plus in our country has received at least one shot of the vaccine और 25% जनसंख्या ऐसी है जिसको कि दोनों वैक्सीन के डोजेस प्राप्त। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह एक बार फिर आम लोगों के लिए बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। दरगाह कमेटी की जानिब से कोविड-19 के पेश नज़र ये कदम उठाया गया। दरगाह कमेटी ने एहतियातन 30 सितंबर से आइंदा हुक्म तक के लिए दरगाह को बंद करने का हुक्म दिया है। दरगाह कमेटी ने हाल ही में एक मीटिंग की थी जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि दरगाह में लोगों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है जिसे रोकना मुश्किल है। 5 अक्टूबर को निज़ामुद्दीन औलिया का यौम पैदाइश भी है। ऐसे में इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि दरगाह में ज़बरदस्त भीड़ जमा हो सकती है जिससे कोरोना इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। इसी खदशे को देखते हुए दरगाह को बंद करने का फैसला लिया गया। दरगाह कमेटी के सरबराह फरीद निज़ामी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि दरगाह के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस बड़ी अजीब हैं कि आप दरगाह खोल दें लेकिन अक़ीदतमंद नहीं आ सकेंगे। 5 अक्टूबर की शब हज़रत निज़ामुद्दीन का यौम पैदाइश है। जुमा और इतवार तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इस अंदेशे को देखते हुए दरगाह कमेटी ने फैसला किया कि अगले हुक्म तक दरगाह को बंद कर दिया जाएगा। यौम पैदाइश के मौके पर दरगाह पर खवाली होती है जो पूरी रात चलती है। ऐसे में लोग जमा होंगे जिससे कोरोना ज़ाब्तों को नाफिज करना मुश्किल होगा। इसीलिए अब रस्में दरगाह से जुड़े लोग ही पूरा करेंगे और आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी। अब देखते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरें। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए मिले ने कहा है कि इस बात का हकीकी इम्कान है कि तालिबान के मुल्क पर कब्ज़े के बाद अगले 6 से 36 महीने के दौरान में अल-कायदा या दाइश तंजीम अफ़गानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है। जनरल मिले ने अमरीकी ऐवान ने नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी की समाअत में कहा कि मुस्तक़बिल में ये एक हकीकी इम्कान है कि 6, 12, 18, 24 और 36 महीने के दौरानिए में अल-कायदा या दाइश की तश्कील नौ हो सकती है। अब ये हमारा काम है कि हम अफ़गानिस्तान से हमलों के ख़िलाफ़ अमरीकी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते रहें। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने जनरल मिले के इस सजदे से इत्तेफ़ाक़ किया और कहा कि अल-कायदा का वक्त के साथ साथ सर कुचला गया, मगर अब दहशतगर्द तंजीमें गैर इंतज़ामी जगहों की तलाश में हैं जहाँ वो तरबियत हासिल कर सकें, ख़ुद को लैस कर सकें और फल फूल सकें। इसी तरह वहाँ यानी अफ़गानिस्तान में वाज़े तौर पर इस बात का इम्कान मौजूद है कि आगे बढ़ते हुए ऐसा हो सकता है। तालिबान ने 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। अब वो अपनी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से जंगबंदी के माहदे में यह वादा किया था कि उनका मुल्क दूसरे ममालिक पर दहशतगर्द हमलों का ठिकाना या लॉन्च पैड नहीं बनेगा। उन्होंने काबुल पर कंट्रोल के बाद भी इसी अज़्म का आदा किया, मगर आलमी बरादरी बदस्तूर शुकूक व शुबात का शिकार है और किसी भी मुल्क ने अभी तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। वाइट हाउस ने गुज़िश्ता माह अमरीका या उसके इत्तेहादियों की जानिब से तालिबान हुकूमत की क़ानूनी हैसियत को तस्लीम करने से मुतालिक जल्दबाजी में किसी भी मौके पर फ़ैसले की तरदीद की थी।
चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर कायम है। ड्रैगन ने इस रवैये का नेपाल में जमकर इसकी पॉलिसी की मुखालिफत हुई। मुजाहिरीन ने चीन हमारी ज़मीन लौटाओ और गो बैक चाइना के नारे लगाए। दरअसल नेपाल का दावा है कि चीन ने हुमला ज़िले में नाजायज़ कब्ज़ा जमा लिया है। मुजाहिरीन ने चीन पर नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने का इल्ज़ाम लगाया। काठमांडू के महितीघर मंडला में हुए एक प्रोटेस्ट की क़यादत लोकतांत्रिक युवा मंच LYU ने की, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के हुमला में 12 से 15 इमारतों की तामीर की है। मकामी लोग कब्जे को हटाने और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। चीन मकामी लोगों को वहां जाने से रोक रहा है। KP शर्मा ओली की क़यादत वाली नेपाल की पिछली हुकूमत ने चीन के कब्जे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि काठमांडू और बीजिंग के बीच कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। हाल ही में वज़ीर आज़म शेर बहादुर थापा ने मामले की जांच के लिए 5 रुकनी एक कमेटी की तश्कील दी थी। कमेटी हुमला में नामखा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लीमी लपचा से हिल्सा तक नेपाल चीन बॉर्डर तनाज़े की जांच करेगी। इस तनाज़े की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब लोकल विलेज काउंसिल के प्रेसिडेंट विष्णु बहादुर लामा ने इस इलाके का दौरा किया था। उन्होंने चीनी फौज की बनाई हुई इमारतों को देखा। ये इमारतें सरहद से 2 किलोमीटर अंदर नेपाल के इलाके में बनी हैं। हुमला के हेडक्वार्टर्स दाल बहादुर हमाल ने भी इस मामले की जांच कराई थी। जांच में चीनी कब्जे की बात सही साबित हुई थी। इंतखाबात में तय हद से ज़्यादा पैसे खर्च करने पर फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 1 साल की सज़ा हुई। अदालत ने सरकोजी को 2012 के इंतखाबात में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने का मुजरिम पाया। उन पर तय हद से दोगुना खर्चा करने का इल्ज़ाम उन पर साबित हुआ है। अदालत ने उन्हें घर पर रहकर सज़ा पूरी करने की छूट दी है, लेकिन उन्हें निगरानी के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनना होगा। इन इंतखाबात में जायद जो लिमिट थी वो 200 करोड़ रुपए तय की गई थी। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सरकोजी इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। पेरिस की कोर्ट में फैसला सुनाए जाते वक्त सरकोजी अदालत में मौजूद नहीं थे। सरकोजी के अलावा इस मामले में 12 लोग थे और उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। सज़ा मिलने के बाद सरकोजी का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने इस इल्ज़ाम से इनकार किया। सरकोजी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के सदर थे। उन्होंने जून में अदालत को बताया था कि वो कैंपेन मैनेजमेंट में शामिल नहीं थे। उन्हें खर्च किए गए पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर जज ने कहा था कि सरकोजी को खर्च की हद पता थी। करप्शन के एक मामले में सरकोजी को मार्च में 3 साल की सज़ा हुई थी। उन पर इस जांच को मुतासिर करने का और सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने का भी और जज को रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम लगा था। चीन ने इंसानी बुनियादों पर हंगामी इमदादी सामान की एक खेप अफगानिस्तान को सौंप दी है। चीन की तरफ से हत्या किए गए इमदादी सामान की एक खेप चारशंबे की रात काबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां पर अफगानिस्तान में चीन के सफ़ीर वांग यू ने एक तकरीब के दौरान इस सामान को अफगानिस्तान के पनाह गज़ीन उमूर के वज़ीर खलीलुर रहमान को सौंपा। इस दौरान वांग ने कहा कि बहुत सी मुश्किलात के दरमियान चीन कम वक्त में अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान का इंतज़ाम करने में कामयाब रहा, जिसमें कंबल, सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाले जैकेट्स और दीगर सामान शामिल है, जिसकी अफगानिस्तान के लोगों को फौरी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान को अशियाए खुर्दनी समेत दीगर इमदादी सामान फराहम करता रहेगा। वहीं हक्कानी ने इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोगों के लिए हंगामी इमदादी सामान फराहम करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में लड़ाई की वजह से इस साल के अवाइल से अब तक 6,34,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं 2012 के बाद से तकरीबन 55 लाख अफराद हिजरत कर चुके हैं। सऊदी अरब लगातार तब्दीलियों के दौर से गुजर रहा है और ख़ुद को मॉडर्न वर्ल्ड से करीब करने की कोशिश में सरगर्म है। इसी सिमत में एक बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने ख़वातीन को मुल्क की 2 बड़ी मसाजिद में मुलाजिमत देने का फैसला किया। 600 ख़वातीन को इसके लिए खुद मुख्तार बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सऊदी अरब पहले भी ऐसे कई कदम उठा चुका है और ताज़े फैसले को भी खुश आइंद करार दिया जा रहा है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक हरम प्रेसिडेंसी में 600 सऊदी ख़वातीन को तरबियत दी गई है। सभी ख़वातीन को 2 मसाजिद में अलग अलग काम दिए जाएंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 2 अज़ीमुश्शान मसाजिद के जनरल प्रेसिडेंसी ने बताया कि अब तक अपनी एजेंसियों या सपोर्टिंग एजेंसियों की मदद से 600 ख़वातीन को खातून मुलाजिमीन को तरबियत दी गई। वुमेन डेवलपमेंट मामलों की नायब सरबराह
अल अनवद अल उबूद की क़यादत में 310 ख़वातीन को रोज़गार भी दिया जा चुका है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।